नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस कर रहे थे यूपीपीएससी एई और विजय स्टील एग्जाम के लिए। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितने भी सेट्स अभी तक किए हुए हैं तो उसका हमने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर आप लोग सारे जितने भी सेट्स अभी तक हमने कराए हुए हैं तो उसको आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग और भी एडिशनल क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं साथ साथ में, जो रिलेटेड पॉइंट रहते हैं, पॉइंट जो रहते हैं, तो वो भी आप लोग उसको अच्छे से देखना, जो कि आपका एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखिए, हमने इसके लिए जो है पीडीएफ भी एक तैयार किया हुआ है, जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट जीके के सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। जो भी हम आपको इसमें क्वेश्चन की सीरीज आपको करा रहे हैं, जैसे आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो इकोनॉमिक्स और जो स्टैटिक जीके के पोर्शन होते हैं, तो उनका हमने एक पीडीएफ तैयार किया हुआ है। तो उसको आप लोग बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और इसके साथ में करंट अफेयर्स का भी और साथ में इंग्लिश का भी पीडीएफ हमने तैयार किया हुआ है। तो सभी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में जो हमारा क्वेश्चन सीरीज चला है, इसका भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो देखिए, आज के 10 नंबर सेट का आपका पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपका है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड, यानी कि इनमें से कौन से तरीके से जो है इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर्ड की जा सकती है। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ, बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय डेसेंट या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए, ये तीनों तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ऑल ऑफ द एबव आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए, ये इसमें भले आपको 3 टाइप्स ऑफ दिया हुआ है, लेकिन जो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने के जो तरीके होते हैं तो आपके 5 टाइप्स होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसको। तो देखिए, जो सिटीजनशिप का जो ये दिया हुआ है, ये पार्ट 2 में आपको मिलेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, जो कि आर्टिकल नंबर 5 to 11 में ये मेंशन किया गया हुआ है। तो इसमें देखिए, जो कॉन्सेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप का, तो हम लोग जो फॉलो करते हैं तो वो है सिंगल सिटीजनशिप का। यानी कि हमारे कंट्री के अंदर में केवल एकल नागरिकता चलती है। यानी कि आपको कंट्री के कोई भी पार्ट, मान लीजिए आपको कहीं भी जाना है, कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आपको जाना है, तो ओनली एक ही सिटीजनशिप यहाँ पे चलती है, दैट इज भारतीय नागरिकता, यानी कि इंडियन सिटीजनशिप। और जैसे अमेरिकन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहाँ पे जो है ड्यूअल सिटीजनशिप चलती है वहाँ पे। लेकिन हम लोग फॉलो करते हैं सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। तो सिटीजनशिप एक्ट जो है, तो ये 1955 में ये पास किया गया था, जिसमें कि ये सारे प्रोविजंस थे कि मान लीजिए किसी को अगर इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करना है, या फिर मान लीजिए कि अगर इंडियन सिटीजन को लॉस करना है, यानी कि किस तरीके से उसका सिटीजनशिप छीना जा सकता है या फिर उसको लॉस करके हो सकता है, तो ये सारे चीज जो है एक्ट पास करके बनाए गए हुए थे। तो ये एक्ट पास हुआ था 1955 में। तो उस समय जो है ये की गई थी, जिसमें कि ये सारे तरीके बताए गए थे कि किस तरीके से हम लोग सिटीजनशिप को एक्विजिशन कर सकते हैं। तो ये 5 तरीके हैं टोटल इसमें। तो पहले तो आप लोग ये याद रखना कि कितने तरीके से ले सकते हैं, तो वो है टोटल 5। तो वो कौन कौन सा है, तो पहले आपका है बाय बर्थ। बाय बर्थ कहने का मतलब है कि जो पर्सन इंडियन सॉइल में जो जन्म लेते हैं, यानी कि इस धरती पे आके जन्म लेते हैं, तो वो उनको देने का नागरिकता की बात आती है इसमें बाय बर्थ के अंदर में। और वहीं पे बाई डेसेंट की हम बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वंश के द्वारा, यानी कि जो पर्सन जो बाहर जन्म तो लेते हैं, लेकिन वो जो है इंडियन सॉइल में उनके पेरेंट रहते होंगे, यानी कि वो पर्सन लेते होंगे बाहर, बर्थ लेते होंगे, और लेकिन उनको कोई ना कोई ओरिजिन जो होगा, उनका वंश जो होगा, तो वो इंडियन होंगे। तो उनसे रिलेटेड आपका ये दिया हुआ है। और वहीं तीसरा तरीका आपका है बाय रजिस्ट्रेशन। तो ये है फॉरेनर्स के लिए। मान लीजिए कोई फॉरेनर है, वो अगर इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करना चाहता है, तो उनके लिए प्रोविजंस दी गई है बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू। फिर अगला आपका है दैट इज सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। तो ये भी आपका एक तरीके से फॉरेनर्स के लिए भी है। और वहीं पे पांचवा आपका है बाय इनकॉर्पोरेटिंग टेरिटरी। जैसे मान लीजिए कि इंडिया जो है कोई भी टेरिटरी को इनकॉर्पोरेट करता है किसी दूसरे कंट्री का, किसी फॉरेन कंट्री का, तो उनको भी जो है सिटीजनशिप देनी पड़ेगी, क्योंकि वो सिंस हमारे टेरिटरी के अंदर में आ गई है। तो उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट इसमें दी गई है। और इसके डिटेल में हमने वीडियो बनाया हुआ है पॉलिटी वाले क्लास में, तो वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। और भी डिटेल में अगर आपको देखना होगा तो कि इसके अंदर में जैसे क्या कंडीशंस होते हैं कि कोई भी ले सकता है। लेकिन ये 5 तरीके हैं सिटीजनशिप को एक्वायर करने का। तो वो कौन कौन सा है, तो ये आप लोग याद रखना। और वहीं पे मान लीजिए कि किसी का सिटीजनशिप लॉस होना है, यानी कि उसका सिटीजनशिप को टर्मिनेट करनी है, यानी कि लॉस करनी है, तो उसके लिए भी क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं, तो ये 3 तरीके से दिए गए हैं कि जो सिटीजनशिप उसकी लॉस हो सकती है। तो पहला आपका है बाई रिनंसिएशन, यानी कि इसका मतलब होता है कि त्याग द्वारा जो पर्सन है वो खुद ही अपना सिटीजनशिप को जैसे वो त्याग कर देता है, कि हम जैसे मान लीजिए फॉरेन कंट्री में हम बस गए हैं, वहाँ का सिटीजन हमने एक्वायर कर लिया है, तो वो अपना खुद दे सकता है कि हम जो है त्यागना चाहते हैं यहाँ का सिटीजनशिप। और दूसरा ये कहाँ पे है, बाई टर्मिनेशन। तो बाई टर्मिनेशन यहाँ पे देखिए, इसका कहने का मतलब होता है कि जैसे कोई पर्सन अगर वो फॉरेन कंट्री का ले लेता है सिटीजनशिप,
तो उसका ऑटोमेटिकली जो है वो सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाती है। और तीसरा आपका है बाय डिप्रीविएशन। इसमें कॉन्सेप्ट रहता है कि मान लीजिए कोई पर्सन ने फ्रॉड तरीके से सिटीजनशिप एक्वायर किया हुआ है, तो उसमें देखा जाएगा कि इसने बहुत गलत तरीके से लिया हुआ है, तो उसका डिप्रीविएशन किया, यानी कि उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो ये है 3 तरीके जिस तरीके से मतलब इस तरीके से सिटीजनशिप को लॉस किया जा सकता है। और एक्विजिशन करने के 5 तरीके होते हैं, तो आप लोग जो है इन सभी को याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए कि द नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। तो नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो देखिए ये लोकेटेड है हैदराबाद में है, जो कि ये स्टैब्लिश किया गया था डॉक्टर वीपी डिमरी के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर में जो कि मेनली है और क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं, तो हमने यहाँ पे लिस्ट तैयार किया हुआ है। और बाकी जो लिस्ट आपको और पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, जो कि हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है इंपॉर्टेंट जीके वाले में। और साथ में जितना भी लेक्चर्स अभी तक हमने कराए हुए हैं आपको, मतलब कि जो क्वेश्चन सेट हमारा चल रहा है, तो उसका भी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे जो है हम आपको आज दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग वहाँ से जाके प्रीवियस जितने भी सेट हुए तो उनको आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका है और ये प्लेस या फिर लोकेशन कहाँ पे है इनकी, तो आप लोग इनको जरूर याद कर लेना। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये उत्तराखंड के देहरादून में है। फिर अगला देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो ये भी देहरादून में ही है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो है तो ये भी देहरादून में ही है। और अगला देखिए इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है तो ये मुंबई में है। और वहीं पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है तो ये भी मुंबई में ही है। फिर नेक्स्ट देखिए कैटल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो है तो ये हिसार हरियाणा में है। फिर नेक्स्ट देखिए नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है तो ये हरियाणा के करनाल में है। फिर अगला देखिए आपका है नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, ये बेंगलुरु में है। फिर नेक्स्ट देखिए कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है तो ये न्यू दिल्ली में है। फिर नेक्स्ट देखिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, ये न्यू दिल्ली में आपका है। फिर नेक्स्ट देखिए आपका है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि जो एम्स जो है तो ये भी न्यू दिल्ली में है। और साथ में जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो ये भी दिल्ली में ही है। फिर नेक्स्ट देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये भी आपका दिल्ली में है। इसके अलावा सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है तो ये केरल में लोकेटेड है। फिर अगला देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, तो ये जो है नागपुर में आपका है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट का नेम हमने आपको दिया होगा, तो आप लोग पीडीएफ में देखना, उसमें आपको सारे मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिए कि हाउ मेनी टाइम्स द प्रियम्बल वाज अमेंडेड, यानी कि कितने टाइम्स जो है प्रियम्बल को अमेंड किया गया हुआ है। तो देखिए जो प्रियम्बल है, आप जानते हैं प्रियम्बल जो इंट्रोडक्शन है बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो प्रियम्बल जो है अभी तक ओनली एक ही टाइम्स अमेंडमेंट की गई है इसकी। और ये जो अमेंडमेंट किया गया था तो वो किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जो कि ये किया गया था 18 दिसंबर 1976 को, जब इमरजेंसी इम्पोज की गई थी इंडिया में। तो उस समय देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रियम्बल, मतलब जो प्रियम्बल था उसके अंदर में जो प्रियम्बल है, तो उस समय पहले इसका डिस्क्रिप्शन इस तरीके से हुआ करता था, दैट इज सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, इसमें कुछ वर्ड और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए थे। तो जो अब इसके बाद नया जो मतलब कि जो प्रियम्बल के अंदर में डिस्क्रिप्शन था तो आपका इस तरीके से है। उसमें जैसे आपका मिला हुआ मिलेगा उसमें आपको कि सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये जो है आपका नेम, इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। और साथ में जो आपका यहाँ पे वर्ड्स यूनिटी है, ये प्रियम्बल के अंदर में यूनिटी ऑफ द नेशन, तो इसके साथ में जो है एक और वर्ड ऐड कर दी गई थी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये जो है चेंजेस किए गए थे उस समय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो पास किया गया था उस समय। तो ये सिर्फ एक बार है, प्रियम्बल जो है अभी तक अमेंडमेंट की गई है, तो इसलिए आपका क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा, दैट इज कि ओनली वंस अभी तक प्रियम्बल को अमेंडमेंट की गई है। फिर नेक्स्ट देखिए कि द वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश इन 700 बीसी एट, यानी कि दुनिया का जो पहला यूनिवर्सिटी जो कि एस्टैब्लिश किया गया था 700 बीसी में, तो वो कहाँ पे की गई थी? तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज तक्षशिला, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो दुनिया का ये पहला यूनिवर्सिटी था जो कि एस्टैब्लिश किया गया था 700 बीसी के अराउंड इन तक्षशिला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते थे पूरे दुनिया से, लगभग यहाँ पे लगभग 10,500 स्टूडेंट जो थे वो आसपास यहाँ पे लगभग पढ़ते थे इस यूनिवर्सिटी में, जो कि पूरा दुनिया से आते थे यहाँ पे। और यहाँ पे लगभग जो है मोर देन 60 सब्जेक्ट से भी ऊपर में जो है कोर्स यहाँ पे होती थी। और इस तरीके से जो यूनिवर्सिटी था नालंदा का, जो कि ये 4 सेंचुरी के आसपास फिर बाद में देखिए ये बिल्ड की गई थी, तो ये भी एक ग्रेटर अचीवमेंट था एंसेंट इंडिया के लिए, जो कि एजुकेशन के फील्ड में ये रिमार्केबल अचीवमेंट थी हमारी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि इन विच सेशन ऑफ द पार्लियामेंट रेलवे एंड द जनरल बजट आर प्रेजेंटेड।
तो पार्लियामेंट का कौन सा सेशन में जो है रेलवे और जनरल बजट को प्रेजेंट की जाती है? तो देखिए बजट वाला जो पोर्शन आप इसमें जो पार्लियामेंट का जो सेशन जो होते हैं, तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पॉलिटी वाले क्लास में आपको बताया था कि जो पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं तो मेनली 3 टाइप्स होते हैं, मतलब कि 3 तरह के सेशंस होते हैं 1 ईयर के अंदर में। और कोई भी सेशन के बीच में जो है मैक्सिमम 6 ईयर का गैप नहीं, 6 ईयर से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट पार्लियामेंट 2 टाइम्स मीट करनी चाहिए एक कोई भी ईयर के अंदर में। तो इस तरीके से 3 सेशंस रखे जाते हैं, 3 सेशंस होती है ताकि जो है उनके बीच में गैप ना हो। तो मेनली जो 3 सेशन जो होते हैं पार्लियामेंट के अंदर में, तो वो है पहला जो होती है सेशन वो है बजट सेशन का, जो कि इसका जो नॉर्मली जो मंथ रहता है तो वो आपका जनवरी फरवरी से लेके मई तक रहती है। फिर नेक्स्ट जो सेशन रहता है दैट इज मानसून सेशन, तो इसका जो ड्यूरेशन रहता है तो वो जुलाई से लेके अगस्त सितंबर तक रहती है। और वहीं जो लास्ट सेशन आपका रहता है दैट इज विंटर सेशन, जो कि नवंबर और दिसंबर मंथ में यह होती है। तो बाकी जो फर्स्ट सेशन आपका होता है जिसमें कि बजट सेशन होते हैं आपके, तो फर्स्ट सेशन में ही बजट जो प्रेजेंट किया जाता है या फिर साथ में जो रेलवे बजट जो रहते हैं साथ में, तो ये दोनों जो है एक साथ प्रेजेंट इसमें किया जाता है। हालांकि अब देखिए जो रेलवे बजट जो है तो ये मर्ज कर दिया गया है ये जनरल बजट के साथ में ही, लेकिन पहले जो अलग अलग प्रेजेंट किए जाते थे दोनों को, तो इस तरीके से जो फर्स्ट सेशन होती है पार्लियामेंट की तो उसी में जो है प्रेजेंट किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और बाकी और जो कौन कौन से सेशन है तो आप लोग उनको भी याद रखना, 3 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के अंदर में। फिर अगला देखिए कि फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन मीन्स, यानी कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन से इसका मतलब क्या होती है? तो देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है तो ये एक प्रोसेस होती है जिसमें कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन जो रहते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रेजेंट रहते हैं, तो उनको जो है कन्वर्ट किया जाता है, आइदर उनको या तो नेचुरल या फिर कोई इंडस्ट्रियल मीन्स में कन्वर्ट किया जाते हैं, ताकि जो नाइट्रोजन जो है तो वो उसका यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए जो इनका कन्वर्जन होती है अदर कोई भी मान लीजिए रिसोर्सेज के अंदर में, तो वो अमोनिया में कन्वर्ट होती है, क्योंकि ये जो है एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स होती है प्लांट के ग्रोथ के लिए। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो काम करने का देखिए बैक्टीरिया कुछ होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को जो है वो कन्वर्ट करते हैं ताकि वो जो है प्लांट्स के लिए हेल्पफुल रहे। क्योंकि प्लांट जो है तो वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि मदद करते हैं उनको कन्वर्ट करने में। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको ऑप्शन में कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोजन, लिक्विफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू नाइट्रिक एसिड, या फिर कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल कंपाउंड। तो ये आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। यानी कि जो फिक्सेशन की जाती है नाइट्रोजन का, तो इसमें जो है जो एटमॉस्फेरिक में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट रहते हैं तो उनको यूजफुल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, और यूजुअली जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट कर की जाती है इनको, ताकि ये जो है प्लांट के द्वारा यूज किए जा सकते हैं उनका ग्रोथ के लिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिक्सेशन करने का जो काम होती है नाइट्रोजन का, तो इसके लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं आपके, जैसे कि कुछ आपके होते हैं एजिटोबैक्टर होते हैं, इसके अलावा और भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि जो है मदद करते हैं इन सब फिनोमिना में। फिर नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन, तो पहला पोस्टल स्टैम्प जो है तो वो कब लॉन्च की गई थी इंडिया में? तो पहला जो पोस्टल स्टैम्प था इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी 1 जुलाई 1852 को, जो कि ये सिंधिया डिस्ट्रिक्ट में ये की गई थी लॉन्च। तो ऑप्शन देखिए इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए जो जनरली मतलब कि जो इंट्रोड्यूस हुआ था यूनिफॉर्म पोस्टल जो रेट होते हैं, यानी कि जो फर्स्ट जो पोस्टल स्टैम्प जो डेवलप किया गया था तो वो 1854 में की गई थी, जो कि ये पूरे इंडिया में वैलिड हुई थी उस समय। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, द ग्रेट बाथ एंड द ग्रेट ग्रीनरी बिलोंग्स टू विच साइड? जो ग्रेट बाथ है और जो ग्रेट ग्रीनरी है तो ये कौन से साइड से बिलोंग करती है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज मोहनजोदारो। तो दो ग्रेट बाथ और जो ग्रेट ग्रीनरी है तो ये इसी साइड पे मिले हुए थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट साइट्स थे और उनका लोकेशन कहाँ पे है, कब इनका जो है एक्सकवेशन की गई थी, और साथ में जो मेजर फाइंडिंग्स जो यहाँ पे पाए गए थे, तो इनसे लगातार आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो हमने यहाँ पे पूरा लिस्ट तैयार किया हुआ है, आप लोग यहाँ से सारे कुछ देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा की। तो जो हड़प्पा है तो ये 1921 में इसकी की गई थी, और लोकेशन आपका है तो ये साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका पंजाब में ऑन द बैंक ऑफ रवि नदी किनारे। और इसका जो एक्सकवेशन जो की गई थी यानी जो की गई थी वो है आपका बाय दयाराम साहनी के द्वारा। और मेजर जो यहाँ पे फाइंडिंग्स जो पाए गए थे यहाँ पे, जैसे आपका कॉपर का ब्लॉक कार्ड आपका हो गया, ग्रेनरीज हो गया, इसके अलावा टेराकोटा फिगर हो गया, तो ये सब सारे चीज जो है यहाँ पे पाए गए थे, यानी कि जो फाइंडिंग किए गए थे जब एक्सकवेशन की गई थी इसकी तब। फिर उसके बाद देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट साइट है तो वह है मोहनजोदारो, जो कि 1922 में की गई थी इसकी। और ये जो साइट है मेजरली लोकेटेड है आपका दैट इज इन द लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑन द बैंक ऑफ इंदस नदी किनारे आपका है।
फिर अगला देखिए, यही जो है आपका मतलब कि जो किया गया था, एक्सकवेशन की गई थी इसकी भाई R.D. बनर्जी के द्वारा। और यहाँ पे जो मेजर जो फाइंडिंग्स पाए गए थे, तो जिसमें आपका था ग्रेट बाथ, ग्रेट गेनरी, इसके अलावा एक एक डांसिंग गर्ल का फिगर भी, स्टैचू भी मिला था यहाँ पे जो कि ब्रॉन्ज का था। और इसके साथ में पशुपति का सील भी मिला हुआ था यहाँ से। फिर अगला देखिए आपका चाहुन दारो है। तो ये जो है 1931 में इसकी की गई थी। और ये लोकेशन की बात करते हैं तो ये देखिए, ये आपका है वो भी सिंध पे ही है, जो कि इंडस नदी किनारे ये मिला हुआ था प्लेस ये। फिर और इसका जो एक्सकवेशन किया गया था वह है NG मजूमदार के द्वारा। तो ये भी आप लोग याद रखें, इससे भी आपके पूछे आते हैं कि किसने एक्सकवेशन की थी इसकी, तो वह आपका NG मजूमदार। ये सारे चीज़ों का आपसे पूछे जा सकते हैं, तो सभी का आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो फाइंडिंग्स पाए गए थे, जैसे आपका हो गया यहाँ पे बैंगल का फैक्ट्री हो गया, इंक पॉट हो गया, इसके अलावा जो बीड मेकर जो शॉप होता है, तो ये जो है ये सारे मिले हुए थे। और इसके साथ में ये एकमात्र ऐसा ओनली सिटी था जहाँ पे जो है सिटाडल यहाँ पे मतलब नहीं पाए गए थे। फिर अगला क्वेश्चन, अगला देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कालीबंगा आपका है। तो कालीबंगा जो है तो ये 1953 में इसकी एक्सकवेशन की गई थी। और मेनली जो आपका है तो ये जो आपका दिया हुआ है, यानी कि यह राजस्थान में आपका लोकेटेड है, और ये जो है घग्गर नदी किनारे है। और इसके जो एक्सकवेशन किया गया था तो वो है आपका दैट इज अमलानंद घोष के द्वारा। और यहाँ पे मेजरली जो पाए गए थे फाइंडिंग्स, जैसे आपका वुडन प्लग हो गया, इसके अलावा जो फायर अल्टर्स है, तो ये सारे चीज़ें हैं यहाँ पे पाए गए थे। फिर अगला देखिए लोथल है, ये भी इंपॉर्टेंट साइट है जो कि 1953 में इसकी की गई थी। और ये लोकेशन है आपका दैट इज गुजरात ऑन भगवा नदी किनारे आपका है। तो ये जो है एक्सकवेशन किया गया था, ये R.R. राव के द्वारा की गई थी। मेनली जो यहाँ पे फाइंडिंग्स पाए गए, जैसे पोर्ट टाउन आपका हो गया, इसके अलावा ग्रेव यार्ड हो गया, और फर्स्ट इसके अलावा फर्स्ट मैन मेड पोर्ट भी यहाँ पे पाए गए थे। इसके अलावा यहाँ पे डॉकयार्ड भी है, और फायर अल्टर भी है, और राइस के हस्क भी पाए गए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है जो कि इन सारे साइट पे मिले हुए थे। और साथ में कौन एक्सकवेशन किया था, ये सारे जो इंपॉर्टेंट साइट्स है, तो ये आपसे रेगुलरली पूछे आते हैं। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है याद करके जाना अच्छे से। फिर नेक्स्ट देखिए कि विच स्टेट इन इज ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ बनाना। तो कौन सा स्टेट जो है वो मेजर प्रोड्यूसर है बनाना का। तो देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन आपके रहते हैं, जिसमें वेजिटेबल्स है, स्पाइसेस है, इसके अलावा मिनरल्स है, इसके अलावा और भी जो रिसोर्सेज रहते हैं, तो इन सभी से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं लगातार। तो हमने जो है सभी का ज्योग्राफी वाले जो क्लास हमने आपको प्रोवाइड किए हुए, तो उसमें पूरा आपको हमने बताया हुआ है अच्छे से। तो यदि आप लोग उसको अच्छे से देखे होंगे तो फिर आप लोग क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो मेजरली जो स्टेट मतलब प्रोड्यूस करता है बनाना का, तो इस ऑप्शन में देखिए दिया बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो जो रिसेंट डेटा आपका है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आंध्र प्रदेश है, तो ये मेजर प्रोड्यूसर है बनाना का। तो यहाँ पे आप लिस्ट में देख सकते हैं कि जो कौन कौन से वो क्रॉप्स है, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से रिलेटेड आपके हैं, जो कि इनके मेजर प्रोड्यूसर है। और ये डेटा जो है आपका रिसेंट अकॉर्डिंग डेटा के अकॉर्डिंग आपका है, जो कि ये पब्लिश किए जाते हैं, जो गवर्नमेंट के जो साइट्स होती है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे चीज़। तो देखिए मेनली मैंगो की बात करते हैं, तो इसमें जो टॉप लीडिंग स्टेट है जो प्रोड्यूस करता है, तो वह है उत्तर प्रदेश, सेकेंड नंबर पर है आंध्र प्रदेश। और वहीं वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं तो इंडिया जो है नंबर 1 पे है मैंगो का प्रोडक्शन के लिए। फिर अगला देखिए आपका है बनाना है। तो बनाना के लिए आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। और वहीं पे एप्पल की बात करते हैं तो इसके लिए जम्मू कश्मीर है नंबर 1 पे, और चाइना है वर्ल्ड लेवल पे। और वहीं ओनियन यानी कि प्याज की हम बात करते हैं तो इसमें जो है महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। और वहीं पोटैटो की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है इसका टॉप लीडिंग स्टेट में। फिर वहीं देखिए टोमेटो की बात करें तो इसके लिए आंध्र प्रदेश है। कोकोनट के लिए केरल है, और कैश्यू नट के लिए महाराष्ट्र है, और सैफरन के लिए जो है केसर के लिए जम्मू एंड कश्मीर है। तो ये सारे चीज़ आप लोग याद रखना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज़ हमने आपको पीडीएफ में दिया हुआ है, जो कि जीके वाला पीडीएफ है, उसमें आपको सारे चीज़ इसमें आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपसे पूछा गया था बनाना का। तो बनाना के लिए आपको क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी दैट इज आंध्र प्रदेश है आपका। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है इसमें कि इन द सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, हाउ मेनी बैंक्स वेर नेशनलाइज। तो देखिए जो सेकेंड फेज चला था नेशनलाइजेशन करने का, जिसमें कि मेजरली बहुत सारे कमर्शियल बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया था, तो उस समय जो है कितने बैंक्स को नेशनलाइज की गई थी। तो देखिए जो फर्स्ट फेज में की गई थी तो उस समय भी लगभग 14 बैंक्स किए गए थे। जो सेकेंड फेज हुआ था तो उसमें जो है तो लगभग 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्रोनोलॉजी दिया हुआ है जितने भी बैंक्स का नेशनलाइजेशन किए गए थे। तो जो पहला बैंक था जो कि नेशनलाइज किया गया था तो वह है एसबीआई, यानी कि एसबीआई जो पहले इसके अदर नेम थे तो उसको चेंज करके एसबीआई किया गया था, जो कि 1955 में की गई थी। फिर इसके बाद देखिए जो है 7 सब्सिडरी जो नेशनलाइज बैंक थे और एसोसिएट बैंक थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो उनका नेशनलाइजेशन किया गया था, जिसमें कि आपका 1959 में ये की गई थी। तो ये सारे वो बैंक है जिनका नेशनलाइजेशन किया गया था आपका। लेकिन जो मेजरली
1969 में 14 जो मेजर कमर्शियल बैंक थे तो उनका नेशनलाइजेशन किया गया था ऑन 19 जुलाई 1969 को। तो ये आप लोग याद रखना, डेट आपसे ईयर आपसे पूछा था, डेट नहीं। 1969 में जो है ये पहली बार मतलब कि जो मेजर जो बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन किया गया था। तो कितने किए गए थे, तो टोटल 15 थे, जिसमें कि आपका इलाहाबाद बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सिंडिकेट बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो इन सभी 14 बैंक का जो है नेशनलाइजेशन की गई थी 1969 में। और ये फर्स्ट फेज था मेजरली जो कमर्शियल बैंक का नेशनलाइजेशन करने की जो प्रक्रिया चल रही थी। और वहीं पे जो सेकेंड जो फेज चला था कमर्शियल बैंक का नेशनलाइजेशन करने का, तो वो हुआ था 1980 में। तो यहाँ पे मेजरली 6 और जो कमर्शियल बैंक थे तो उनका नेशनलाइजेशन किया गया था, जिसमें कि आपका पहला है आंध्रा बैंक, दूसरा है कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक। तो ये 6 बैंकों का सेकेंड फेज में की गई थी। तो इन सभी का जो है आप लोग नाम तो याद नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी आप लोग ईयर याद रखना और कितने बैंक कब की कितने किए गए थे, तो ये डेट आपसे पूछे जाते हैं रेगुलरली। फिर नेक्स्ट देखिए कि गैलेना इज द प्रिंसिपल और ऑफ विच एलिमेंट। तो गैलेना जो है तो ये प्रिंसिपल और है कौन से एलिमेंट का। तो देखिए जो गैलेना आपका है तो ये लीड का एक प्रिंसिपल और है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये यानी कि जो लीड है जो एलिमेंट आपका है तो इसका एक प्रिंसिपल और है। तो इसके अलावा देखिए और भी जो और आपके हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग इनको भी याद कर लेना। तो देखिए जो एलॉय जो आपके होते हैं तो ये होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं दो या दो से अधिक मेटल्स का, और मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स का भी हो सकते हैं। तो एलॉय जो आपके रहते हैं तो इनका देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो रहती है, जो ओरिजिनल जो मेटल्स रहते हैं तो उनसे कंपैरिजन में इनकी लोअर मेल्टिंग पॉइंट होती है। तो जो मेटल्स है और उनके जो ओर है जिनसे कि इनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है मेनली आपके यहाँ पे लिस्ट आपका दिया हुआ है। जैसे आयरन की हम बात करते हैं तो इसका जो ओर है तो आपका हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, और वहीं पे जो यूरेनियम है तो इसका जो ओर है दैट इज पिच ब्लेंड, और वहीं गैलेना जो आपका जो ओर आपका है तो ये है मेटल का दैट इज लीड का है आपका यहाँ पे, जो कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और वहीं मरकरी का जो ओर है तो वो है सिनेबार, जिंक का जो का है दैट इज कैलामाइन है, और गोल्ड का है कैल्वेराइट है। वहीं सोडियम की बात करते हैं तो इसका देखिए बोरैक्स है और चिले सैल्टपेटर है। वहीं अल्युमिनियम की बात करते हैं तो इसका है आपका बॉक्साइट हो गया, कोरेंडम हो गया और क्रायोलाइट हो गया। वहीं कैल्शियम की बात करते हैं तो इसका देखिए डोलोमाइट और जिप्सम है। वहीं मैग्नीशियम की बात करते हैं तो इसका है डोलोमाइट एप्सम साल्ट हो गया, और वहीं पोटासियम का देखिए है कर्नेलाइट है। तो इन सभी को आप लोग याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए कि बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट टच द म्यांमार बॉर्डर। तो इसमें आपको सिंपल यही क्वेश्चन है कि जो म्यांमार जो कंट्री है तो उसके साथ कौन सा इंडियन स्टेट है जिसकी बॉर्डर शेयर नहीं करती है, टच नहीं करती है म्यांमार बॉर्डर के साथ में। तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है असम, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। तो देखिए इसमें जो असम जो आपका है तो ये जो है म्यांमार के बॉर्डर से टच नहीं करती है इसकी, तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी जो मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तो है तो इन तीनों स्टेट जो है तो म्यांमार के बॉर्डर के साथ टच करती है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको मैप के थ्रू ही ज़्यादा आपको बेटर याद रहेगा। मैप का पिक्चर अगर आपको दिमाग में याद रहेगा कि कौन सा स्टेट कहाँ पे लोकेटेड है, तो इस तरह क्वेश्चन का मान लीजिए एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं भी याद रहेगा, लेकिन फिर भी स्टेट का लोकेशन देख के आप इसको इजिली बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने भी नेबरिंग स्टेट, नेबरिंग कंट्री जो है इंडिया के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, तो आप यहाँ पे एक बार ओवरव्यू आप ले सकते हैं। ये आपका पुराना मैप है, हमने यूज़ किया हुआ यहाँ पे। तो देखिए म्यांमार का जैसे इसमें आपसे पूछा गया था, तो इसके साथ जो बॉर्डर जो लगती है इंडियन स्टेट की तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, मणिपुर, और उसके बाद फिर आपका यहाँ पे है मिजोरम आपका है। तो ये जो है स्टेट जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार के साथ में। उसी तरीके से आपसे भूटान से भी पूछा जा सकता है, उसी तरीके से नेपाल से, चाइना से, पाकिस्तान से। तो ये सारे सभी चीज़ों को आपको याद रखना होगा, और फिर बांग्लादेश से। तो यहाँ पे जो है आप लोग मैप के थ्रू देख सकते हैं कौन सा स्टेट जो है कौन सा उन कंट्री के साथ जो शेयर करती है। तो एक बार आपको आइडिया रहेगा तो आप लोग आराम से इसको बता सकते हैं। तो लिस्ट यहाँ पे आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के यदि हम बात करते हैं तो इसके साथ जो इंडियन स्टेट जो बॉर्डर शेयर करते हैं तो उसमें आपका पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। और वहीं चाइना की बात करते हैं तो इसके साथ जो इंडियन स्टेट जो शेयर करती है बॉर्डर, तो वह हिमाचल प्रदेश का हो गया, उत्तराखंड का हो गया, सिक्किम का हो गया और अरुणाचल प्रदेश का। और वहीं नेपाल की बात करते हैं तो इसके साथ जो शेयर करते हैं तो वो टोटल 5 है। तो इसमें आपका बिहार हो गया, उत्तराखंड आपका है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है और वेस्ट बंगाल है। और वहीं बांग्लादेश की बात करते हैं तो इसके साथ जो बॉर्डर शेयर करती है जो इंडियन स्टेट है तो उसमें आपका वेस्ट बंगाल हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और असम आपका है। वहीं भूटान की बात करते हैं तो इसके साथ भी देखिए वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और असम है।
और वहीं म्यांमार की बात करें तो इसका आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये सारे स्टेट है जो कि शेयर करते हैं इनके साथ में बाउंड्री। तो इसको आप लोग पिक्चर के थ्रू भी याद कर सकते हैं, मैप में जो आपका रहता है यहाँ पे। और बाकी आपको लिस्ट तो याद रखना ही है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आगे भी इस तरीके से लेक्चर आपको और मिलते रहेंगे। और साथ में हमने जो है पीडीएफ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के जीके के टॉपिक्स है। और साथ में जो आपका केमिस्ट्री का जो साइंस वाला पोर्शन है, तो वो हमने अलग से प्रोवाइड किया हुआ है यूपीपीएससी एई के लिए, जिसमें कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों वाले आपको मिल जाएंगे। तो वो जो है आपका यूपीपीएससी वाला पीडीएफ है, आप यूज़ कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए भी। और साथ में करंट अफेयर का भी प्रोवाइड किया हुआ है और इंग्लिश का भी किया हुआ है। तो सभी का जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।